आज की सबसे बड़ी खबर कोलकाता से, जहां एक डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई। इससे देश भर के डॉक्टर बहुत ज्यादा नाराज हैं, आक्रोशित हैं, लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर हैं। इन सब के बीच कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। फिर भी डॉक्टर्स का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। कोलकाता की बेटी से दरिंदगी और हैवानियत के बाद की ये दो तस्वीरें हैं। एक तरफ देश भर में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर के इंतजार में दर दर भटकते मरीज और उनके तीमारदार। दिल्ली से लेकर मुंबई और यूपी से लेकर बिहार तक डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों में हाहाकार मचा हुआ है। जो ओपीडी कल तक खुली थी उसे भी आज बंद कर दिया है। मरीज बिना इलाज कराए ही अस्पताल से लौटने को मजबूर हैं। किडनी का प्रॉब्लम है ना, किडनी को सूजन आया है। वो बोल रहे कि हम लोग को कुछ यही चल रहा है, इसके लिए आज डॉक्टर को ही मिलेगा नहीं, तो शनिवार को आ जाओ। यहाँ पर मैं अपने मम्मी को लेके आया हूँ। अगर भगवान को तो हमने देखा नहीं, लेकिन डॉक्टर है तो वही भगवान है हमारे। वो यहाँ बाहर स्ट्राइक लगा के बैठे हुए और अंदर उनकी जरूरत है। बहुत सारे पेशेंट है। बहुत हड़ताल का असर दिल्ली के बड़े अस्पतालों में भी साफ दिखाई दे रहा है। सुबह सवेरे से आरएमएल अस्पताल में मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई है। नंबर बहुत देर से आ रहा है। लंबी लाइन अमूमन होती है ओपीडी में, लेकिन यहाँ पर हड़ताल का असर भी दिख रहा है। इस वजह से लाइन और ज्यादा लंबी है। क्या हुआ, नंबर नहीं आया? नंबर नहीं आ रहा, परेशान है। मरीज भी बैठा हुआ है इधर, बहुत परेशान। क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं? इधर से इधर भेज देते हैं, इधर से इधर भेज देते हैं, कोई देख ही नहीं रहा। डॉक्टर मिला आपको? नहीं मैम, कोई नहीं मिला। 4 घंटे से हम लोग बैठे हैं, सुनने में आ रहा है डॉक्टर है कि नहीं है। 2-2 4-4 घंटा बैठना पड़ा है। 2 दिन से तो वापस चले गए। मैं लड़की को लेकर दरस तड़प रही थी, कोई जाने नहीं दे रहा था। कह रहे हैं डॉक्टर नहीं है, अभी जमा नहीं होगा। टाइम ज्यादा लग रहा, बहुत ज्यादा। सुबह के आए हुए हैं भूखे प्यासे बच्चों के साथ। क्यों आज टाइम लग रहा है? सिक्योरिटी गार्ड ने आपको बताया होगा। कलकत्ते में वो चक्कर हो गया ना, उसकी वजह से हो रहा है। बिहार की राजधानी पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में ओपीडी मरीजों के लिए बंद कर दी गई है। परेशान मरीजों के परिजनों में गुस्सा है। मेरी बच्ची का जो है ना, थोड़ा आज जो है ना उनको ओपीडी में दिखाना था। बहुत दिनों के बाद नंबर आने वाला था ऑपरेशन का, और देख रहे कि यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। पेशेंट पूरा सीरियस है, पूरा फ्रैक्चर हो गया। ऑपरेशन के लिए ओपीडी में भेजा मेरे को। ओपीडी हड़ताल है। हम 4000 रुपये भाड़ा देकर गाड़ी के लगाए, इतना दूर से आए हैं हम लोग। मरीज का भी हमारे ओपीडी डॉक्टर करते, बाकी सारे साथी हमारे प्रदर्शन के साथ रहते। चंडीगढ़ के पीजीआई में भी हालात कमोबेश एक जैसे ही हैं। ओपीडी बंद कर दी गई है। सिर्फ उन्हीं मरीजों का इलाज किया जा रहा है जिनका रजिस्ट्रेशन पहले का था। आज दूसरा दिन है जब ये डॉक्टर जो हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ का पीजीआई वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस है नॉर्थ इंडिया का। वहाँ पे भी रेजिडेंट्स जो हैं वो हड़ताल पर हैं। ओपीडी सर्विसेज को अटेंड नहीं कर रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर जो है सर्विसेज उनको अटेंड नहीं कर रहे हैं। नई ओपीडीज जो हैं, नए पेशेंट्स जो हैं वो जो है एनरोल नहीं किए जा रहे हैं पीजीआई में। सिर्फ जो पुराने पेशेंट्स हैं उनको जो है डॉक्टर्स देख रहे हैं। हमारा जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार उनसे संपर्क में है, बातचीत चल रही है, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितनी जल्दी इस समस्या का कोई हल निकले या इस सिचुएशन से हम बाहर निकले। इधर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता उनका आंदोलन रुकने वाला नहीं है। डॉक्टरों की सुरक्षा को आखिर सरकार क्यों अनदेखा कर रही है? मैं फिलहाल जेजे अस्पताल में हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें जस्टिस चाहिए। उस घटने को ऐसे देखा जाए कि इसके लिए सीबीआई इंक्वायरी हो। हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। कई मरीज ऐसे हैं जो आज इस हड़ताल की वजह से परेशान हैं। देखिए, हम सबसे पहली बात तो हमने सिर्फ इलेक्टिव ओटीज और ओपीडीज का जो है उनके लिए उनका अपन ने स्ट्राइक पे लिया है। बाकी सब तो इमरजेंसी जो भी सिचुएशंस है उनके लिए सब ऑन टाइम ऑन कॉल जो डॉक्टर्स है वो सब उनकी ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जा रही है। तो इसमें पेशेंट की कोई लाइफ रिस्क पे नहीं है। इधर कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस ने सरकार से कड़े सवाल पूछे हैं। हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है
कि आखिर आप कोर्ट को कैसे आश्वस्त करेंगे कि जांच पारदर्शी होगी। जांच के दौरान कोई सबूत नष्ट नहीं किया जाएगा। क्या आपने एक विशेष जांच दल गठित किया है? इसके साथ ही अदालत ने कहा कि क्या पूरे मामले में प्रिंसिपल का बयान लिया गया है। हाईकोर्ट के कड़े सवालों से अब ममता सरकार बैकफुट पर है। सवाल अब भी मुंह बाए खड़ा है कि आखिर कोलकाता की बेटी को इंसाफ कब तक मिलेगा। तो घटना के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। अस्पतालों में मेडिकल व्यवस्था चरमराई हुई है। दूसरी तरफ आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कुछ मांगे रखी गई हैं। देश के अस्पतालों को सेफ जोन घोषित किया जाए, आईएमए ये चाहता है। उनकी जो मांगे हैं वो एक एक करके मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी मांग ये है कि बड़े सरकारी अस्पतालों में पुलिस कैंप होना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना जरूरी है। बड़े निजी अस्पतालों में भी कड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर भी सुनिश्चित की जाए। जो संवेदनशील जगह हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरों का होना अनिवार्य किया जाना चाहिए। ऐसे जगहों पर सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएं। सुरक्षा के लिए विशेष केंद्रीय अधिनियम की जरूरत भी आईएमए की तरफ से बताई गई है और इन तमाम मांगों पर फिलहाल डॉक्टर्स अड़े हुए हैं। बात कर लेते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश में इन दिनों रेप के आरोपों के इर्द गिर्द भी सियासत हो रही है। पहले अयोध्या वाला मामला, अब कन्नौज वाला मामला। आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। दरअसल ये जो खेल है इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में 10 विधानसभा सीटों पर बाई इलेक्शन होने हैं, उपचुनाव होना विधानसभा का। इसी के मद्देनजर माना जा रहा है कि गोटियां सेट की जा रही हैं। मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का तो डीएनए ही क्या है कि अपराधियों के हौसले सबसे ज्यादा बुलंद समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होते थे। ये जब से लोकसभा हारे हैं बस केवल हर बात में समाजवादी पार्टी को दोषित करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अभी अयोध्या रेप केस पर सियासत खत्म भी नहीं हुई थी कि अब कन्नौज में रेप की कोशिश के मामले ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है और निशाने पर समाजवादी पार्टी, क्योंकि इन दोनों मामलों के आरोपियों का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जोड़ा जा रहा है। अब इसी को लेकर बीजेपी ने चौतरफा मोर्चा खोल दिया है। मोहित खान के ऊपर किस प्रकार नाबालिग के साथ बलात्कार का आरोप लगा। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। सपा का चाल चरित्र दिखाई देता है, किस तरह का चरित्र है उन लोगों का, किस तरह का व्यवहार वो लोग करते हैं। आप चाहे कन्नौज की घटना ये देखें, चाहे आप अयोध्या की घटना को देखें, चाहे आप हरदोई में घटना हुई उसको देखें, ये सारी घटनाओं में समाजवादी पार्टी के लोग ही संलिप्त क्यों होते हैं। कन्नौज में जिस नवाब सिंह यादव पर अटेम्प्ट टू रेप के आरोप लगे हैं, बीजेपी उसका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से बता रही है, जिसे समाजवादी पार्टी पहले दिन से खारिज कर रही है। वो समाजवादी है तो उसके सारे फोटो सुब्रत पाठक के साथ क्यों हैं? वो भाजपा के नजदीक था, वहाँ के सांसद सुब्रत पाठक का क्लासमेट रहा है, उनके साथ लगातार उसके संबंध हैं। फोटो से लेके व्यापारिक तक सब तरह की मदद एक दूसरे की करते रहे। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं है आज की डेट में, और बहुत पहले समाजवादी पार्टी को अपना साम्राज्य बचाने के लिए छोड़ के जा चुके हैं। अब बीजेपी के वो कौन से लीडर हैं, जब नवाब सिंह गिरफ्तार होकर थाने जाते हैं तो बीजेपी के लीडर सुबह ही सुबह अपने नवाब सिंह को बचाने के लिए कौन से लीडर हैं बताइए ना। और जिस महिला ने आरोप लगाया वो बीजेपी में, जिस महिला के साथ वहाँ पकड़े गए वो सब बीजेपी में और पदाधिकारी भी हैं। रेप को लेकर सियासत ऐसे समय में गरमाई है जब यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें एक सीट अयोध्या की मिल्कीपुर है, जो अयोध्या के सांसद बने अवधेश प्रसाद के छोड़ने के बाद खाली हुई है। वहीं एक सीट कन्नौज की करहल है, जो अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। इन दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। फिलहाल उपचुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने पूरी ताकत झोंक रखी है, क्योंकि बीजेपी को जहां लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला लेना है, वहीं समाजवादी पार्टी को ये बताना है
कि लोकसभा चुनाव में मिली सफलता कोई तुक्का नहीं है। तो देखिए, यूपी में उपचुनाव है और कन्नौज में जो कुछ हुआ उस पर सियासत बेहिसाब हो रही है। अब जरा इसका सियासी एंगल क्या है, उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ा हुआ, ये भी आपको जरा समझा देते हैं। देखिए, 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, ये तो आप जानते हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। 2022 की अगर बात करें तो बीजेपी ने इन 10 सीटों में से 5 पर अपना कब्जा जमाया था, 5 सीटों पर, और जो बाकी 5 सीटें थी वो समाजवादी पार्टी ने जीती थी। 2022 के नतीजे, जिन 10 सीटों के नतीजे 5-5 रहे थे, लेकिन अब उन्हीं में कांटे की टक्कर है और इसीलिए इस रेप कांड पर सियासत भी हो रही है। अखिलेश, और देखिए, जो ये बाय इलेक्शंस होने हैं, इनमें 2 ऐसी सीटें हैं विधानसभा की जहां पर हॉट फाइट मानी जा रही है। वो कैसे, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। एक सीट तो अयोध्या के अंतर्गत ही आती है, मिल्कीपुर। उसकी अगर बात की जाए तो अब वहां पर दरअसल अवधेश प्रसाद ने के सीट खाली करने के बाद वहां पर समीकरण जो है उसे आप समझिए, यहीं पर समाजवादी पार्टी के नेता पर गंभीर आरोप जो लगे हैं रेप वाले, आपको पता है। और उसके बाद से वहां पर जो सियासत देखने को मिल रही है, माना जा रहा है कि बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी है और अयोध्या में जो लोकसभा की सीट पर हार हुई उसका बदला लेने का भी सुनहरा मौका है बीजेपी के पास। एक तो ये सीट है। दूसरी जो विधानसभा वाली सीट है वो अखिलेश यादव जहां से चुनाव लड़ते रहे, करहल सीट। करहल का जो समीकरण है उसे भी जरा आप समझिए। यहां भी समाजवादी पार्टी के एक नेता पर यह गंभीर आरोप लगा। उसके बाद यहां भी बीजेपी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रेप की कोशिश का जो मामला दर्ज हुआ उसके बाद से ही यहां पर जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है। तो ये दोनों जो सीटें हैं, यहां पर बीजेपी बताया जा रहा है कि फिलहाल अपने आप को देख रही है कि यहां पर उनकी मजबूत पकड़ है इन आरोपों की वजह से। तो आगे क्या होगा, खैर वो तो देखना पड़ेगा, नतीजों से पता चलेगा। शिरीन, बिल्कुल, इस पर तो नजर हमारी लगातार बनी हुई है। बड़ी खबर की बात कर लेते हैं जिस पर आज फैसला आना है। वो खबर है विनेश फोगाट से जुड़ी हुई, जो ज्यादा वजन होने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई थी, लेकिन अब खबर यह है कि उन्हें सिल्वर मेडल मिल सकता है, क्योंकि आज फैसला सुनाया जाना है। CAS आज रात 9:30 बजे इस पर बड़ा फैसला लेगा। पेरिस ओलंपिक में ओवरवेट थी, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हुई थी। ओवरवेट होना उनका वजह बताया गया था, सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी। और इसी को लेकर काफी सवाल भी खड़े हुए, जो अब मामला ये CS में पहुंच चुका है। और अब इंतजार इस बात का है कि आखिर आज रात जब फैसला आएगा 9:30 बजे, तो क्या वो विनेश के फेवर में आता है। अखिलेश, तो देखिए, घर पर तो अब उम्मीदें हैं तमाम, क्योंकि वहां पर जो उनके परिजन हैं, नाते रिश्तेदार हैं, उन्हें लग रहा है कि सिल्वर मेडल हमें मिल जाना चाहिए। चाचा हैं उनके महावीर फोगाट, उन्हें भी तमाम उम्मीदें हैं, वो भी कह रहे हैं कि हाँ, सिल्वर मेडल मिल जाना चाहिए। और आपको मैं ये भी बता दूं, दरअसल महावीर फोगाट ने संन्यास को जल्दी का फैसला भी कहा था। आपको याद भी होगा, विनेश को लौटने पर समझाएंगे, ये बात भी महावीर फोगाट की तरफ से कही गई थी। और अब उन्हें सिल्वर का इंतजार है, हक में फैसला होने की उम्मीद कर रहे हैं महावीर फोगाट। तो विनेश के घर पर मेडल की उम्मीदें हैं। चालीस करोड़ भारतवासियों को पता है वो तो गोल्ड मेडल तो उसका निश्चित था ही, तो स्वागत तो उसे उसी तरह करेंगे हम उसका विनेश का। मतलब ऐसे वो मेडल जीत के आई, ऐसे ही स्वागत करेंगे। हाँ बिल्कुल, जो वो तो हर एक क्या था, जो गोल्ड मेडल सबने पता है जीत रखा था। और जो वजन की क्रेज जो हो गया उसका वजन नहीं आया तो दुख भी है, लेकिन हम जो मानते उसको जो गोल्ड ही मिल चुका है। देखिए, हर हिंदुस्तानी की नजर है कि आज क्या होने वाला है, और हम सभी इसी उम्मीद में हैं, इसी आशा में हैं कि कोई अच्छी खबर आए। मैं आपको सीधे पेरिस लिए चलता हूं। जगविंदर पटियाल मेरे सहयोगी को आप देख सकते हैं, वहां पर मौजूद हैं। जगविंदर, आज क्या होने वाला है, सबकी निगाहें और इंतजार में आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो दिल की धड़कनें वो तेज हो रही हैं। देखिए, हम सब तो यही चाहते हैं कि सिल्वर मेडल आ जाए अखिलेश, लेकिन इस वक्त यहाँ पर ओलंपिक की गहमा गहमी थम चुकी है, सभी खिलाड़ी वापस जा चुके हैं। लेकिन ना तो विनेश अभी वापस आई हैं, वो यूरोप में ही हैं, वो पेरिस से गई थी पहले बेल्जियम, और अब उनका पोलैंड का दौरा है, वो पोलैंड में ही है। लेकिन सबको इंतजार तो आज रात 9:30 बजे का है। लोकल समय के मुताबिक 4.5 घंटे का फर्क रहता है, भारत में 9:30 बज रहे होंगे, लेकिन 4.5 घंटे पहले ये फैसला पेरिस में आएगा। इस वक्त मैं उसी ऑफिस के बाहर मौजूद हूं जिसे कहा जाता है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, और उसकी एडहॉक बेंच जो है उसको ये फैसला देना है। लेकिन खास बात क्या है अखिलेश, खास बात ये है कि ये फैसला ना सिर्फ भारतीयों के लिए, विनेश फोगाट के लिए, बल्कि ये ओलंपिक एसोसिएशन के लिए भी एक ऐतिहासिक फैसला माना जाएगा, क्योंकि स्थिति ऐसी जगह जाकर फंसी है
जहां पर ना तो ओलंपिक झुकने को तैयार होगी, अपने नियमों को बदलने को तैयार होगी, और दूसरी तरफ विनेश का भी ये कहा जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा कसूर नहीं है, वो गोल्ड नहीं तो सिल्वर तो लेके ही आती। ऐसे में स्थिति भारतीय 140 करोड़ लोगों को उन उम्मीदों की है जिसमें ये लगता है कि ओलंपिक इसमें कुछ उन्हें रियायत देगी। हालांकि जितने भी खिलाड़ियों से यहाँ मेरी बात हुई है वो कह रहे हैं कि ओलंपिक संघ लगता नहीं है कि कोई रियायत देगा, क्योंकि वजन को लेकर वो बहुत ज्यादा पहले ही पर्टिकुलर रहते हैं और ये खिलाड़ियों को कहा जाता है कि वजन के मामले में कोई भी चुनौती उनकी जो है उसको या कोई भी दलील जो है उसको माना नहीं जाएगा, वो फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम भी कायम है। पेरिस से अपने दर्शकों को ये आंखों देखा हाल बताते रहेंगे और जैसे ही फैसला आएगा सबसे पहले एबीपी न्यूज पर ये बताएंगे अखिलेश कि आखिरकार क्या 140 करोड़ दिलों की जीत हुई है या फिर विनेश को एक बार फिर निराशा हाथ लगती है। बिल्कुल जगविंदर जी, उस बात का इंतजार रहेगा जब 9:30 बजे रात ये फैसला आएगा। उम्मीद तो इसी बात को लेकर की जा रही है कि ये अपील स्वीकार कर ली जाए। लेकिन इस तरह के मामलों में, अच्छा मुझे ये आप बताइएगा क्योंकि आप एक्सपोर्ट से लगातार बात भी कर रहे होंगे, अगर विनेश की अपील खारिज हो जाती है सीएस में तो क्या कोई और भी रास्ता होता है या फिर उसके बाद जो भी फैसला वो फाइनल? मुझे ये लगता है फिर जिस तरह से होता है ना कि कोई भी अपील दलील करते रहो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से समय लिया गया है, ये कहा गया था, जो कोर्ट है उसकी तरफ से ये कहा गया था, सीएस ने ये माना था कि ओलंपिक खत्म होते ही इस पर फैसला दे देंगे। जाहिर सी बात है भारत का दबाव है, भारत के ओलंपिक संघ का दबाव है और जिस तरह से भारत सरकार ने इस पूरे मामले को रखा है उसको देखते हुए वो कोई भी जल्दबाजी में फैसला लेना नहीं चाहते। लेकिन जितने भी एक्सपर्ट से मेरी बात हुई है वो कहते हैं कि नियमों का बदलना बड़ा मुश्किल होता है, वरना ये तो हर गेम है फिर कोई ना कोई खिलाड़ी अपनी कोई ना कोई दलील, कोई ना कोई अपना जो है वो आग्रह रखकर इनमें बदलाव करवाने लगेगा। लेकिन इसमें कोई दोहराई नहीं है कि सीएस का आज का फैसला मील का पत्थर साबित होगा। अगर विनेश के पक्ष में आता है तो भी, भारत के पक्ष में आता है तो भी, और अगर नहीं आता है तो ये मान लिया जाएगा कि आगे से अगर कोई किसी भी तरह की अपील दलील की जाती है तो उन नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। खिलाड़ियों को जो फैसला होगा उसे मानना ही पड़ा करेगा। पाकिस्तान के गोल्ड मेडल विजेता अरशद नदीम से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अरशद नदीम जो पाकिस्तान में मरकजी मुस्लिम लीग के नेताओं से मिले हैं, मरकजी मुस्लिम लीग जो लश्कर का पॉलिटिकल यूनिट है लश्कर की, जिनके नेताओं से मिले हैं पाक गोल्ड मेडल विजेता अरशद नदीम, घर पर मिले हैं और वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। मरकजी मुस्लिम लीग के नेता हारिस डार के साथ मुलाकात की तस्वीर अरशद नदीम के इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आइए सीधे मैं अब अपने दर्शकों को पाकिस्तान लिए चलता हूं। लाहौर से जलालुद्दीन मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं इसी खबर पर और अधिक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। जलालुद्दीन, ये बताइए, ये जो मुलाकात हुई है इसका कुछ खास मतलब, अलग से मतलब निकाला जाए या फिर नदीम के स्वागत में उन्हें सम्मान देने के लिए जिस तरीके से तमाम लोग वहां पर मिल रहे हैं उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में है ये? जी बिल्कुल, उसी कड़ी में ये सारी मुलाकातें हो रही हैं क्योंकि अरशद नदीम ने इतने अरसे बाद जब पाकिस्तान को कोई खुशियां देखने को मिली हैं तो गोल्ड लेके इतने अरसे बाद अगर वो आया है तो सारे मुलाकात कर रहे हैं। जैसे हमने देखा सीएम मरियम नवाज भी आई हैं और इस तरह सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जो भी सारे हैं वो आके मिल रहे हैं और वो इनामात का ऐलान कर रहे हैं। बहुत सारे इनामात वो दे रहे हैं, कोई गाड़ियां दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, कोई लग्जरी अपार्टमेंट्स दे रहा है। तो इसी तरह की ये क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग, तो ये पॉलिटिक्स के लिए जाहिर बात है इनको आना पड़ता है, आकर मुलाकातें करनी पड़ती हैं। तो उसी सिलसिले में ये मुलाकात लग रही क्योंकि गाँव का माहौल है कि तो मियां चन्नू के अंदर उसके अपने अरशद नदीम के अपने घर के अंदर ये मुलाकात हुई है। तो उस हिसाब से अगर हम तस्वीर भी देखें तो उस हिसाब से यही लग रहा है कि वो आए हैं इसी वजह से क्योंकि उनकी जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ा सा चमक सके। एक तो उन्होंने आते ही एजुकेशन का भी ऐलान किया, मतलब वो तीनों का ऐलान कर रहे हैं। जलालुद्दीन, वक्त फिलहाल इतना ही है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा बता रहे थे कि बहुत सारे लोग बहुत सारी गिफ्ट चीजें उन्हें दे रहे हैं, कुछ लोगों ने तो नदीम को गिफ्ट में भैंसें भी दी हैं। बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल की। आपको याद होगा इस बिल को लेकर लोकसभा के अंदर कितना हंगामा बरपा था। अब खबर यह है कि दरअसल जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है उनकी तरफ से भी इसका विरोध शुरू हो गया है। टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी जो आंध्र प्रदेश में है, उसका जो जनाधार है उसमें एक बहुत बड़ा तबका मुस्लिमों का है। कुछ मुस्लिम नेताओं ने अब विरोध करना शुरू कर दिया है। दरअसल टीडीपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव हैं मोहम्मद फतुल्लाह, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। ये देखिए, तेलुगु देशम पार्टी का हमारे जो कायद है चंद्रबाबू नायडू साहब का
एक ही व्यू है कि वक्फ बोर्ड स्ट्रेंथन हो, स्ट्रांग हो। जो ये अमेंडमेंट बिल आ रही है, इस बिल से वक्फ बोर्ड स्ट्रांग हो और मुस्लिम समाज का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ना कि नुकसान। तो जब हम इस बिल का ड्राफ्ट देखें तो इसके अंदर है मेजर ऐसे पॉइंट्स है जिससे वक्फ बोर्ड को ताकत पहुंचने के बजाय वक्फ बोर्ड कमजोर हो रहा है। देखिए, केंद्र में बीजेपी और टीडीपी दोनों सहयोगी है, दोनों ने ही मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन टीडीपी सिर्फ यहां वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर ही नाराज नहीं है, बल्कि यूसीसी को लेकर भी उसका रुख इस वक्त सख्त दिखाई दे रहा है। और इसीलिए सवाल यहां यह भी उठ रहा है कि क्या दोनों ही पार्टियों के बीच, दोनों सहयोगियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपको सुनाते हैं कि यूसीसी को लेकर टीडीपी ने क्या कहा है। तो ये भी बताना चाहता हूँ, यूसीसी जो बिल जो पार्लियामेंट में अगर रखे तो इसमें यूसीसी के अंदर सिर्फ मुस्लिम समाज का ही इसके अंदर मसला नहीं है, दलितों का मसला है, आदिवासियों का मसला है। हिंदुस्तान में ऐसे कई हजार मसाइल यूसीसी के अंदर आएंगे। ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है यूसीसी। ये जो तेलुगु देशम पार्टी एनडीए अलायंस में है, तो एनडीए अलायंस में है, इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी या एनडीए जो भी बिल रखे उसको हाँ में हाँ मिलाए। बात करेंगे कुदरत की, क्योंकि कुदरत के प्रकोप के आगे भी हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा अभी बेबस नजर आ रहा है। बाढ़ और बारिश की वजह से जगह जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, आप देखेंगे कैसे तमाम इलाके जलमग्न दिख रहे हैं, लोग बेबस नजर आ रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। सैलाब के चक्रव्यूह में फंसी इन गाड़ियों का ये वीडियो मध्य प्रदेश के सिंगरौली से आया, जहां अचानक आए पानी ने कई गाड़ियों को बंधक बना लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी की प्रचंड लहरों के आगे गाड़ियां किस तरह बेबस दिखाई दे रही हैं। देखने से लगता है पानी सबको अपने साथ बहाकर ले जाएगा। होता भी यही है। पानी की लहरों में एक बोलेरो गाड़ी ऐसी फंसती है कि उसका ड्राइवर बचने के लिए छलांग लगा देता है, जिसके बाद गाड़ी कागज की तरह बहने लगती है। और खाई में जाकर गिर जाती है। गनीमत ये रहती है कि इस हादसे में कोई जानहानि नहीं होती, लेकिन इस पूरी घटना को एक दूसरा ड्राइवर अपने फोन में कैद कर लेता है, जिसे देखने के बाद हर कोई अंदर से हिल जाता है, क्योंकि ये मंजर इतना खतरनाक था कि किसी के भी दिल में दहशत पैदा कर दे। लगातार हो रही बारिश ने राजस्थान के बूंदी को कैद कर रखा है। पानी मंदिरों के ऊपर से होकर बह रहा है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि किसी को भी अपने साथ बहाकर ले जा सकती है। पानी ने नेशनल हाईवे 148D पर ब्रेक लगा दिया। लोग रोड पार करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो अपनी जान को जोखिम में डालने से पीछे नहीं हट रहे। तस्वीरों में नजर आ रहा है रोड में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जो कहीं से भी धंस सकती है और बड़ा हादसे को दावत दे सकती है। क्योंकि इस वक्त रोड ही नहीं, पुल भी बह रहे हैं। लगातार बारिश में ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। वहीं बारिश के चलते प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी कर दी है। ऐसे किसी भी नदी नाले से दूर रहने की चेतावनी दी जहां खतरा है। क्योंकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं नदी जहां से बह रही है, रास्तों को काटती जा रही है। रिहायशी इलाकों में भी पानी भरा है। लोग जहां हैं वहीं कैद होकर रह गए हैं। बूंदी में मौसम विभाग हर रोज येलो और रेड अलर्ट जारी कर रहा है। अब तक जिले में 15 इंच से अधिक बारिश हो चुकी है। बिहार के सुपौल के लिए बाढ़ काल बनकर आई। बर्बादी की ये निशान कोसी नदी के दिए हैं, जिसने इन गांव वालों का आशियाना, उनका ठिकाना, उनकी छत, उनकी चारदीवारी सब कुछ छीन लिया। अगर कुछ बचा है तो सिर्फ ये निशान, जिसे देखकर रोना आता है। 30 से 40 घर कोसी नदी में विलीन हो चुके हैं। जिला प्रशासन हो, प्रखंड के पदाधिकारी हो, अभी तक सुध लेने के लिए नहीं पहुंचे हैं। भगवान भरोसे दो नदी के बीच में लोग जी रहे हैं। कोसी नदी ने जिन घरों का नामो निशान मिटाया, उसमें एक घर बिहार बीजेपी के युवा नेता मिथिलेश यादव का भी है।
हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी तबाही होने के बाद भी इन गांव वालों को कोई प्रशासनिक मदद नहीं मिली और न ही किसी भी अधिकारी या अफसर ने इस इलाके का दौरा किया। इन्हें इनके हाल पर आंसू बहाने के लिए भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। मध्य प्रदेश की शिवपुरी की सड़कें कुछ घंटों की बारिश में ही झील बन गई। गाड़ियां चल कम तैर ज्यादा रही। सड़कों पर इतना पानी भरा है कि सड़क और झील में फर्क करना मुश्किल है। शिवपुरी के कई इलाके जलमग्न हैं। यहाँ पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। कुछ घंटों की बारिश ने राजस्थान के करौली का नक्शा बदल दिया। सड़कों पर इतना पानी भरा है कि सबसे व्यस्ततम बाजार तालाब में तब्दील हो गया है। मध्य प्रदेश के मुरैना में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। इस हादसे ने हर किसी को भीतर से झकझोर दिया। सूचना मिली थी कि कुआं है, लेकिन यहाँ आके देखा तो गड्ढा था जो 15 फीट लगभग चौड़ाई थी और 20 फीट गहरा था। तो चूंकि चौड़ाई कम थी तो हम लोगों ने अकेली नाव से ही सर्चिंग के द्वारा से निकाल दिया। पड़ोसी ने कहवे आए कि वो जो है आपका बच्चा गिर गया है, तो पापा आए जब तक रस्सी वस्सी ले करके निकालने के लिए उन्होंने कोशिश करी, काफ़ी 1 घंटे तक लगे रहे, वो नहीं निकला। जब फ़ोन किया फिर हमने, उसको क्या दिमाग में आया, इधर आ गए, जबकि रास्ता तो अपना वैसे इधर से उधर को जाता सीधा, इधर कैसे आगे पता नहीं है। दरअसल इस वक्त पानी का न कोई ओर है न कोई छोर। उसे जहाँ से रास्ता मिल रहा है वो वहाँ बह रहा है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा ले जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, एक पुलिया पानी के प्रहार से भरभरा कर गिर जाती है। ये तस्वीर बड़ी सीख दे जाती है कि अगर किसी नदी या नाले के ऊपर बने पुल से आप गुजर रहे हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि कहीं उसकी बुनियाद कमजोर तो नहीं हो गई। मध्य प्रदेश राजस्थान में बाढ़ से हालात बद से बदतर हैं। उधर आंध्र प्रदेश के नंदियाल के मछुआरों के लिए 12 अगस्त का दिन खुशखबरी लेकर आया। तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में मछुआरे मछली पकड़ने जा रहे हैं, जबकि एक दिन पहले तक पानी ज्यादा होने की वजह से इनके मछली पकड़ने पर रोक लगी हुई थी। लेकिन जैसे ही पानी घटा, ये अपनी नाव लेकर मछलियां पकड़ने निकल गए। और सबसे बड़ी चिंता वाली बात यह है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ और बारिश से बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इसके बावजूद अभी तक वहां पर कोई प्रशासन की तरफ से नहीं पहुंचा है, कोई मदद नहीं पहुंच पाई है।